हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे है। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये जो चैप्टर है जेईई मेंस और नीट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ 12 बोर्ड के लिए तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होते हैं। और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और यहां में केमिस्ट्री का मतलब क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारा रिएक्शन क्या होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, और बहुत बार में ऐसा होगा कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, या इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। इसी का बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं, हम लोग का जो इन्वर्टर होता है वो किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिस पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिस पे काम करता है। जैसे कि आप लोग का इन्वर्टर क्या होता है, पहले आप लोग उसको चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, तो बैटरी का अंदर में रिएक्शन होता है, बैटरी चार्ज हो जाता है। फिर देखते हैं कि लाइट चली जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर को ऑन करते हैं। तो इन्वर्टर में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये इसका एग्जांपल होता है। तो इसी का बारे में जितने भी बैटरीज होती है हम लोग का, वो सब इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy, This is known as electrochemistry. इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। और ये जो होता है, ये और इट ऑल्सो डील्स विथ कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन। ये हम लोग थोड़ा चैप्टर का बाद में पढ़ेंगे कि सोल्यूशन का कंडक्टेंस के बारे में ये बात करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यहाँ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बारे में। किसका बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग प्रोड्यूस कराएंगे तो केमिकल एनर्जी, बैटरी का अंदर में केमिकल रिएक्शन होगा, या केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। ठीक है, तो हम लोग अब बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, ये इसका डिफिनेशन था। तो आज की बात में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं या वोलेटिक सेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि
केमिकल रिएक्शन मतलब कि केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए हम लोग का जो सेल होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होती है, तो ये इसका उल्टा होता है। तो आज हम लोग का टॉपिक जो होगा वो केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बेस्ड होगा। तो इसका इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़नी है, फिर हम लोग का पढ़ना है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन पोटेंशियल। फिर आपको पढ़ना है रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ने के साथ साथ में आपको पढ़ना है नॉस इक्वेशन। नॉस इक्वेशन क्या होता है, इसका बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग का क्या होता है केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये इसका उल्टा होगा, इसको हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद में हम लोग को पढ़ना है फैराडे लॉज क्या होते हैं, फैराडे लॉ क्या होते हैं। फिर हम लोग को पढ़ना है कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन। फिर हम लोग को पढ़ना है कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होता है, जैसे आप लोग ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इसका बारे में हम लोग सोल्यूशन का कंडक्टेंस का बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये टॉपिक है, ये चैप्टर के अंदर में इतना सारा बारे में हम लोग को बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का होगा ये केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे ऑब्जर्व किया गया, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा, उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक इलेक्ट्रोलाइट था, एक कंटेनर था, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाला गया, जिंक इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ में जो सोल्यूशन का अंदर ये जो सोल्यूशन था वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ये सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में एक इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड डाला गया। तो देखा गया फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन देखा गया, ये एक्सपेरिमेंट कराया गया। एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ ऑब्जर्व हुआ। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखा गया, तो देखा गया कि पहला कि वेट ऑफ जो ये जिंक रॉड है इसका वेट डिक्रीज कर रहा है। पहला देखा गया कि जो वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। देखिए पहला देखा गया कि जो ये जिंक रॉड है इसका मास डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। दूसरा बात देखा गया मतलब इसका जो ये जिंक रॉड है इसका ये क्या हो रहा था, इसका वेट डिक्रीज कर रहा था, कि मतलब ये रॉड पहले से क्या हो गया थोड़ा पतला हो जा रहा था। दूसरी बात, और आपको मालूम है कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसका सोल्यूशन क्या होता है, उसका कलर जो होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। यहाँ में कॉपर क्या है +2 आयन है, तो यहाँ में देखा जा रहा था ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स, मतलब इसका ब्लू कलर का सोल्यूशन खत्म हो रहा था, डिसअपियर हो रहा था। और थर्ड पॉइंट में देखा गया कि इसका जो बॉटम था, सोल्यूशन का बॉटम था, उसमें रेडिश ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट बॉटम में बैठ रहा था, मतलब कि रेडिश ब्राउन पीपीटी एट द बॉटम, इसका सरफेस में रेडिश ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट बैठ रहा था। और चौथा में देखा गया कि ये पहले ये कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था, अब जैसे ही जिंक इलेक्ट्रोड को यहाँ में डाला गया तो सोल्यूशन पहले से गर्म हो गया, मतलब कि यहाँ में देखा गया कि सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। टेम्परेचर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ये सोल्यूशन का जो टेम्परेचर था इंक्रीज कर रहा था, सोल्यूशन पहले से क्या हो गया गर्म हो रहा था। तो ये क्या देखा गया कि मतलब कि ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है जैसे ही कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में डालने से ये जिंक जो हो रहा था, इसका रॉड, इसका मास पहले से डिक्रीज कर रहा था, और ये जो ब्लू कलर था वो क्या था, वो डिसअपियर हो रहा था।
और ये इसका बॉटम में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट यहाँ में इसका बॉटम में अपीयर हो रहा था और सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। मतलब ये कैसे हो रहा था, तो देखा गया कि ये जिंक है, जिंक क्या कर रहा था, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। और यहाँ में सोल्यूशन में क्या है, कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना ऑक्सीडेशन में है, +2 फॉर्म में है। तो ये क्या करेगा, जिंक क्या कर रहा था, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था सोल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था उसको ये कॉपर आयन क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा था, कॉपर बना रहा था। और ये देखिए ये कॉपर कौन सा स्टेट में, एक्वस स्टेट में, और ये सॉलिड स्टेट में था। ये जिंक सॉलिड में है और ये Zn+2 मतलब ये पानी में जा रहा था। जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा तो इसका मास पहले से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही जो कॉपर+2 होता है इसी का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। और ये कॉपर सॉलिड कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये रेड कलर का होता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, बट यही रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट था कॉपर। ये सोल्यूशन में इसका अंदर में क्या आ रहा था, कॉपर का, यही रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बैठ रहा था इसका बॉटम में। तो यहाँ में देख रहे हैं कि यहाँ में ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये देखा गया कि एक ही कंटेनर में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मतलब अपने आप ये रिएक्शन हो रही है। और ये रिएक्शन कैसे हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो ये अगर दोनों को ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा जिंक प्लस कॉपर+2 और यहां से क्या हो जाएगा, Zn+2 प्लस कॉपर। तो देख रहे हैं कि एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और यही रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी इसीलिए हीट रिलीज हो रहा था, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या था, स्पॉन्टेनियस था, अपने आप हो रहा था एक कंटेनर में, तो इसलिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था। तो स्पॉन्टेनियस होगा तो उसका क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। गिब्स एनर्जी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, ठीक है। और यहाँ में सोल्यूशन में हीट, मतलब सोल्यूशन में पहले टेम्परेचर, मतलब सोल्यूशन जो था पहले से क्या हो गया, गर्म हो गया, मतलब कि सोल्यूशन में हीट रिलीज हो रही है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन पहले से हीट जो रिलीज हो रहा था, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ से जो हीट रिलीज हो रहा है, और यही जो हीट रिलीज हो रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करे, यही से हम लोग का कंसेप्ट आया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। जो ये सोल्यूशन पहले से गर्म हो गया, मतलब कि हीट निकला होगा तो गर्म हुआ होगा, तो जो हीट रिलीज हो रही है, मतलब ये रिएक्शन तो हीट रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जो हीट रिलीज हो रहा है उसको हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, यही हम लोग को बात करना है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, कॉपी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखा गया, ठीक है, तो ये आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। यहाँ से आप लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या हो रही है, ये आप लोग यहाँ से देखेंगे कि ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, मतलब ये डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और वो रिडॉक्स रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है। मतलब इसकी डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि ये वाला यहाँ में क्या हो रही है, डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो चलिए हम लोग ये जो हीट रिलीज हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसी के बारे में हम लोग को बात करनी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कर दिए होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट था कि पहले इसका रॉड डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि जितने भी जो Zn थे वो सोल्यूशन में Zn+2 का फॉर्म में जा रहे थे, और सोल्यूशन में जितने Zn+2 जाएंगे, और ये कॉपर+2, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर+2 है, ये इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर बना रहा था, मतलब नीचे प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट हो रहा था, तो ब्लू कलर का सोल्यूशन कम हो जाएगा और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ज्यादा दिखाई देगा। और सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, मतलब कि ये हीट निकल रही थी, यहाँ से जो हीट निकल रही है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे यूज किया जाए, इसी का बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यही एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग अब बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये
तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोलेटिक सेल। आप लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। केमिकल रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसका डिफिनेशन है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? मतलब कि इसमें डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और ये केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएगा। और इसका एग्जांपल होता है वो है डेनियल सेल। क्या होता है? डेनियल सेल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेल हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, लेकिन हम लोग का एनसीईआरटी में केवल डेनियल सेल का बारे में, बहुत सारा बुक में डेनियल सेल का बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन कोई भी सेल से आएगा, लेकिन हम लोग एक्सप्लेनेशन डेनियल सेल का बेसिस पे करेंगे। डेनियल सेल क्या होता है? जब हम लोग देखो इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर यूज करते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रोड जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेनियल सेल बोलते हैं। और आपको मालूम है कि जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक काफी ज्यादा रिएक्टिव है। तो इलेक्ट्रॉन जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक रिएक्टिव है। जिंक मोर रिएक्टिव है। अगर जिंक मोर रिएक्टिव है, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रॉन उसी से फ्लो करता है। मतलब कि जिंक कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा। जब हम लोग इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर का यूज करते हैं तो उसी सेल का नाम डेनियल सेल होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर का यूज करते हैं तो हम लोग का क्या नाम होता है? डेनियल सेल होता है। अगर हम लोग बात करेंगे कॉपर और एजिस में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन कॉपर से फ्लो करेगा। तो देखो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोड यूज हो सकता है, यूज होता है, लेकिन जब जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड यूज होगा तो उसी का नाम होता है डेनियल सेल। तो आज की क्लास हम लोग का डेनियल सेल का बेसिस पे होगी। डेनियल सेल क्या होगा? जब हम लोग इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, अपने आप से होती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं डेनियल सेल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग ध्यान देंगे डेनियल सेल का। डेनियल सेल क्या होता है? जब हम लोग इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर का यूज करते हैं। अगर जिंक कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो उसका नाम हो जाता है डेनियल सेल। क्या नाम होता है? डेनियल सेल। ये होगा जिंक इलेक्ट्रोड। जो भी इलेक्ट्रोड यूज करेंगे उसका सोल्यूशन यहां में फिल कर दीजिए। आप जिंक इलेक्ट्रोड यूज किए हैं तो आप सोल्यूशन में क्या डालेंगे? ZnSO4, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। फिर दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग कॉपर का यूज करेंगे, क्योंकि जिंक कॉपर होगा तभी इसका नाम क्या होता है? डेनियल सेल। क्या नाम होता है? डेनियल सेल। और यहाँ में हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया गया, तो यहाँ में सोल्यूशन किसका होगा? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। किसका होगा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा। और इसको बाहर वायर से कनेक्ट किया गया और यहाँ में एक लाइट लगा दिया गया, बल्ब लगा दिया गया। तो देखा गया ये जो जिंक इलेक्ट्रोड था, देखिए इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जिस भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीडेशन भी होता है या रिडक्शन भी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। जहां में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां रिडक्शन होता है, उस इलेक्ट्रोड का नाम हो जाता है रिडक्शन। तो देखा गया ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये क्या हो रहा था? पहले हम लोग का स्टार्टिंग में देखिए क्या हो रहा था। जितना ZnSO4 का मतलब होता है कि जितना Zn+2 आयन होगा सोल्यूशन में उतना ही सल्फेट आयन होगा। स्टार्टिंग में सोल्यूशन क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, यहां में भी कॉपर सल्फेट, जितना ज्यादा कॉपर+2 आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा SO4-2। ये भी सोल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये सोल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो देखा गया ये जो जैसे ही हम लोग बाहर वायर कनेक्ट कराया गया और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, आपने देखा था, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा।
जिंक क्या करेगा, Zn+2 आयन में कन्वर्ट होगा। जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जिंक क्या कर रहा है, Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जिंक से Zn+2, जिंक क्या करेगा, Zn+2 आयन में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो Y की तरफ फ्लो करेगा, करंट यहीं से फ्लो करेगी, हम लोग का इलेक्ट्रॉन यहाँ में फ्लो करेगी। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ में फ्लो करेगा। और ये सोल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में क्या होगा, कॉपर+2 आयन तो पहले से मौजूद होगा और सल्फेट आयन भी होगा। जितना कॉपर+2 होगा उतना ही सल्फेट -2 होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ में, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ में आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। जैसे ही कॉपर+2 आयन, क्योंकि इसका पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेगा कॉपर जाके इसका इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। मतलब कॉपर+2 जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा, कॉपर बना देगा। ये एक्वस में था, अब वो जाके चिपक जाएगा इलेक्ट्रोड पे। तो आप देख रहे हैं कि अगर मान लो सोल्यूशन में ऐसे ये चलते रहा, ठीक है, तो ये जिंक ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जिंक Zn+2 में जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है इस पे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहीं से जा रहा है, मतलब इस पे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा है। मतलब ये प्लेट क्या होगा, निगेटिव प्लेट होगा। क्या होगा, ये निगेटिव प्लेट होगा और इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट। और ये निगेटिव प्लेट होता है तो इसको बोला जाता है एनोड। क्या बोला जाता है, एनोड। और इसको बोला जाता है कैथोड। ठीक है, और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एनोड से कैथोड की तरफ में। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट की फ्लो होती है। तो करंट कहां से फ्लो करेगा, मान लो हम लोग इसको बोलते हैं लेफ्ट बोलते हैं और इसको हम लोग बोलेंगे राइट। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां में, निगेटिव प्लेट है ये। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां में हो रही है, लेफ्ट टू राइट। तो करंट की फ्लो कहां से कहां में होगी, राइट टू लेफ्ट। तो ये कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट की फ्लो होती है। ठीक है, तो अगर आप सोचिए अगर ये जिंक Zn+2 आयन में कन्वर्ट होगा तो क्या ये रॉड का वेट तो पहले सोल्यूशन में पूरा ये जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मास पहले से डिक्रीज होगा। अगर ये मास पहले से डिक्रीज होगा तो ये रॉड पतला हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये तो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। और आपको मालूम है कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, क्योंकि आपको मालूम है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव हाफ सेल, या इसको बोला जाता है एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, या इसको बोला जाता है लेफ्ट हाफ सेल। इस नाम से जाना जाता है, ये 4 नाम है। ठीक है, उसी प्रकार राइट के साइड में, क्योंकि ये यहाँ में ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसलिए इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये एनोड है तो इसको बोला, ये निगेटिव प्लेट है तो निगेटिव हाफ सेल, एनोड है तो एनोड हाफ सेल, लेफ्ट में है तो लेफ्ट हाफ सेल। उसी प्रकार ये राइट में है और यहाँ में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ में क्या हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, गेन हो रही है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो आप लोग बोलेंगे कि ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है, और रिडक्शन हाफ सेल है। और ये क्या है, पॉजिटिव हाफ सेल है। और ये क्या है, कैथोड है, तो कैथोड हाफ सेल। और ये क्या है, राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। तो ये हम लोग का सैंपल है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, लोन, LOAN। एल का मतलब क्या होगा, लेफ्ट में है। ओ मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जो लेफ्ट में है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसको एनोड बोलते हैं, और वो निगेटिव प्लेट होता है। तो ये याद करने का तरीका है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर मान लो ये हम लोग डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज किए हैं, अगर ये करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो सोल्यूशन में Zn+2 आयन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा।
पहले स्टार्टिंग में जितना जेडेन था उतने सल्फेट था। अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा था, उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने ही नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट ब्रिज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शॉर्ट ब्रिज का यूज करते हैं। शॉर्ट ब्रिज क्या होता है? शॉर्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप होती है जिसमें अगर सॉल्यूशन फिल्ड होता है। अगर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, जेल टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को उसमें क्या किया जाता है? फिल किया जाता है। वो गाढ़ा सॉल्यूशन ही क्यों फिल किया जाता है? क्योंकि जो भी उस सॉल्यूशन में, जैसे सॉल्ट ब्रिज जैसे एग्जांपल होता है NaCl, KCl, उस जो आयंस है उस आयन आराम से मूव कर सके, इजी से मूव कर सके, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो, इसलिए हम लोग सॉल्यूशन क्या लेते हैं? गाढ़ा सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं इसको आप कॉपी कर लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? तो देखिए हम लोग का क्या है, हमेशा याद करना है कि लेफ्ट में होता है एनोड और एनोड का होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आप लोग थोड़ा सा यहां में ध्यान देंगे। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब shape. It is inverted U tube shape in which salt is filled with अगर सॉल्यूशन। अगर मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन। क्या क्या सॉल्ट ब्रिज होता है? जैसे एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, NaCl होता है, KCl होता है, NaNO3 होता है, KNO3 होगा, NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज होता है और ये गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। और ये हम लोग अगर होगा मतलब कि थोड़ा सा सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में होगा तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, सॉल्यूशन मूव कर सकता है, इसलिए हम लोग गाढ़ा सॉल्यूशन लेते हैं। और ये क्या होगा हम लोग का? तो इसमें देखिए ये सॉल्ट ब्रिज यूज करने से क्या हो जाता है? अगर आप लोग सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप होती है, यू ट्यूब शेप होती है। तो देखिए यहां में हम लोग क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप डाल देंगे। ये है हम लोग का सॉल्ट ब्रिज, ये हम लोग का सॉल्ट ब्रिज होगा। और सॉल्ट ब्रिज में हम लोग क्या यूज किए? KCl को यूज किए। और देखिए KCl को यूज करने से क्या होगा? KCl को यूज करने से क्या होगा कि जैसे ही सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, सॉल्यूशन में मान लो जिंक Zn+2 में कन्वर्ट कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जैसे ही सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसी समय क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज का एक ड्रॉप गिर जाएगा और ये Cl यहां में निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जिंक क्या करेगा? जो पॉजिटिव चार्ज था सॉल्यूशन में, जो ये पॉजिटिव चार्ज था और ये Cl यहां में आके एक ड्रॉप गिर जाएगा, एक ड्रॉप, तो ये Cl माइनस और Zn+2 आपस में कंबाइन करके क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा और इसलिए सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा और ये इलेक्ट्रॉन इजी से फ्लो करेगा। उसी प्रकार यहाँ में क्या होगा कि कॉपर +2 आयन जाके यहाँ में रॉड में चिपक रहे थे तो सॉल्यूशन में क्या बच रहा था? SO4-2। सॉल्यूशन में केवल निगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा था, तो जैसे ही सॉल्यूशन में निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो K+ यहाँ में जाके गिर जाएगा, जो K और सल्फेट माइनस आपस में कंबाइन करके क्या बना लेगा? पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सॉल्ट ब्रिज को यूज करने से जो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही थी, जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, और ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो 2 हाफ शेल को भी क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो ये इसका फंक्शन क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन यही होता है कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो 2 सर्किट को कनेक्ट कराता है और उस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। तो चलिए इसका फंक्शन निकाल दिया जाए। ठीक है, तो इसका हम लोग का फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज
इट कंप्लीट, ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, इट कंप्लीट द सर्किट एंड इजी टू फ्लो करेंट। पहला काम होता है कि ये दो सर्किट को कंप्लीट कराता है और करंट इजी से फ्लो करता है। और दूसरा, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली दोनों साइड में सोल्यूशन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर रहा है। तो यही सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है कि सॉल्ट ब्रिज दो सेल को कनेक्ट कराता है और वो सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को भी क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो ये हो गया हम लोग का सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, देख रहे हैं कि आप लोग जो सॉल्ट ब्रिज है, तो यहाँ में जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं उसका भी कुछ कंडीशन होता है। क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा, तो सॉल्ट ब्रिज क्या यूज करना है, ये भी काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और ये आप लोग को डेनियल सेल एकदम अच्छा से याद होना है। यही हम लोग का डेनियल सेल के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन कोई भी सेल से आ सकता है। तो आप लोग जो देख रहे थे कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, ये हम लोग देख रहे थे। फिर हम लोग का थोड़ा इसमें आता है कि कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसका कंडीशन क्या है। तो पहला होना चाहिए कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो इनर्ट हो, मतलब नॉन रिएक्टिव हो, किसी का साथ में रिएक्शन ना करे। पहला क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि वो किसी का साथ में रिएक्शन ना करे। मतलब कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे कि आप लोग थोड़ा सा यहां में ध्यान देंगे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के आपको दिखाऊं। जैसे ये है हम लोग का, और यहाँ में हम लोग कनेक्ट किए थे, ये जिंक इलेक्ट्रोड था, ये कॉपर इलेक्ट्रोड था, और यहाँ में हम लोग का क्या था, ZnSO4 था, और यहाँ में सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट था, CuSO4, और यहाँ में हम लोग सॉल्ट ब्रिज को यूज किए थे। ठीक है, तो आपका यहाँ में देखिए ऐसा आपको यहाँ में इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है। ठीक है, यहाँ में आपको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है जो सॉल्ट ब्रिज आप लोग यहाँ में यूज कर रहे थे। जैसे कि आप लोग यहाँ में जिंक सल्फेट यूज कर रहे थे और यहाँ में KCl, तो ये Cl माइनस होगा और ये K+ होगा। तो आप लोगों को मालूम है कि जो KCl होता है वो K+ और Cl माइनस में टूट जाता है, और यही जो Cl माइनस था ये सोल्यूशन में जैसे ही Zn+2 कन्वर्ट हो रहा था वो उसका साथ में क्या कर लेता है, कंबाइन करके क्या बना लिया, ZnCl2। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि आपने बोला था कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट जो होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ये तो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन कर रहा है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो जिंक क्लोराइड होता है वो हाईली सोल्यूबल होता है। क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। ये सोल्यूबल होता है, ये प्रिसिपिटेट नहीं बनाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो यहाँ में प्रिसिपिटेट ना बनाए। प्रिसिपिटेट जो बनाएगा वो इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करना है। तो ये जो ZnCl2 है वो पानी में क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। ये फिर जिंक और ये आयंस में टूट जाएगा, ये सोल्यूबल होता है, ये प्रिसिपिटेट नहीं बनाता। तो यही आपका खास बात है कि जो भी आप लोग यहाँ में इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब किसी का साथ में रिएक्शन नहीं करे। रिएक्शन करेगा तो जैसे ये आप लोग बोल रहे हैं कि ये जो Cl माइनस का साथ में तो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन कर रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा सोल्यूबल होता है। ऐसा नहीं कराना है कि वो इनसोल्यूबल हो और प्रिसिपिटेट बन जाए, ऐसा आपको इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेना है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि मान लो अगर हम लोग का जो ये इलेक्ट्रोलाइट है वो Ag+ हो, सपोज मान लो ये सिल्वर है। ठीक है, ये सिल्वर है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सिल्वर है तो ये सोल्यूशन में क्या होगा, Ag+ होगा, और आपने क्या यूज कर लिया, KCl। तो ये क्या कर देगा, जो Ag+ होगा वो Cl माइनस का साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा, AgCl। और आपको मालूम है कि ये इनसोल्यूबल होता है, ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होगा, ये तो क्या बना लेता है, प्रिसिपिटेट, तो नीचे में बैठ जाएगा। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट आपको यूज नहीं करना है कि जो नीचे में रिएक्शन करके प्रिसिपिटेट बना ले, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इंपॉर्टेंट बात ये है इफ, ठीक है, ये आप देखेंगे कि ये अगर आप लोग ये वाला इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो इसका साथ में क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेट बना रहा है, तो ये आप लोग को यूज नहीं करना है। तो जैसे आप कॉपी कर लिए होंगे तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है नोट में, इफ एनी ऑफ हाफ सेल contain Hg plus Hg2 plus Pb plus 2, then KCl or NaCl is not used in salt bridge। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि वो प्रिसिपिटेट बना देता है। नॉट यूज इन सॉल्ट बेस, अदरवाइज प्रिसिपिटेट में टेक प्लेस। ठीक है, तो आप क्या नहीं करेंगे, अगर आप लोग का जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें अगर आपका पास में Hg हो, मरकरी हो, लेड हो, तो उसमें आपको ये सब जो सॉल्ट ब्रिज है KCl और NaCl को यूज नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट बना लेगा। ठीक है, और जो भी हम लोग सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, उसमें जो केटाइन की कंडक्टिविटी होती है, एनाइन, ये नहीं कि केटाइन केवल एनाइन जाके सॉल्यूशन में गिर रहा है, केटाइन गिर नहीं रहा है, मतलब केटाइन की ड्रॉप कम हो रही है, एनाइन ज्यादा सॉल्यूशन में जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि दूसरा बात ये है, पहला तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए, और दूसरा कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन जो हो, केटाइन की जो कंडक्टिविटी हो वो लगभग कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन होना चाहिए। एनाइन की कंडक्टिविटी और केटाइन की कंडक्टिविटी लगभग सेम होना चाहिए। ये नहीं कि सॉल्यूशन में केवल एनाइन ही गिर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की कंडक्टिविटी लगभग सेम होनी चाहिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आइए ध्यान देंगे सेल को कैसे रिप्रेजेंट कराया जाता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को रिप्रेजेंट कराने का पहले तरीका है कि सबसे पहले आप लोग लिखेंगे एनोड। क्या लिखेंगे? एनोड। फिर ये ऐसा होगा, फिर होगा कैथोड। और ये जो एनोड होता है, ये दो लाइन किसको बताता है? ये बताता है सॉल्ट ब्रिज। किसको बताता है? सॉल्ट ब्रिज को। और एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड में होता है रिडक्शन। जैसे हम लोग बात करें एग्जांपल डेनियल सेल का, डेनियल सेल का हम लोग बात करें तो डेनियल सेल में क्या हो रहा था? जिंक का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो जिंक से Zn+2। कॉपर का क्या हो रहा था? रिडक्शन। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि ये जिंक जो है सॉलिड स्टेट में है और ये एक्वस स्टेट में है, ये एक्वस स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में है। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, 0 से 2 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां में होती है? एनोड में होती है। कहां में होती है? एनोड में। तो ये हो गया एनोड। और ये दो लाइन किसको बताता है? सॉल्ट ब्रिज को। किसको बताता है? सॉल्ट ब्रिज को। और ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, +2 से कहां में जा रहा है? 0। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया, इसका क्या हो गया? रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो गई तो ये इसको हम लोग बोलते हैं, रिडक्शन कहां में होती है? कैथोड में। कहां में होती है? कैथोड में होती है। तो ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला लाइन क्यों ऐसा किया गया है? जब ये दोनों का स्टेट, दोनों का फिजिकल स्टेट अगर अलग अलग होती है, जैसे ये सॉलिड में है तो ये एक्वस में है, तो इसको सेपरेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाता है, जिससे दोनों का फेज को हम लोग क्या कर लें? सेपरेट कर पाए। ये सॉलिड में है, ये एक्वस में है, तो दोनों को फेज को डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर दोनों की फेज सेम होती है, तो हम लोग कॉमा से यूज करते हैं। किससे यूज करते हैं?
कॉमा से यूज करते हैं। इफ कंपोनेंट है सेम फेज, if component have in the same phase, component have in the same phase, they are separated by कोमा, मतलब ऐसे आपको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर दोनों का, ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, जैसे मान लो ये जिंक सॉलिड है और ये कॉपर सॉलिड है, ये दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोमा। अगर दोनों का फेज सेम है, अगर दोनों का फेज अलग अलग है तो हम लोग वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे। तो ये हम लोग का हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। अगर ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है तो इसको कैसे लिखा जाता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कॉपी कर लिए होंगे। सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल में एनोड होती है, दो लाइन होती है, कैथोड होती है। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन है, कैथोड में होता है रिडक्शन है। ये होती है सॉल्ट ब्रिज। क्या होती है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो देखिए ये है सेल का रिप्रेजेंटेशन, और मान लीजिए ये आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया है, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे लिखना है वो आपको ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको ये डेनियल सेल दे दिया है, जिंक से Zn+2 में जाएगा, कॉपर +2 से कॉपर में जाएगा। राइट द रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपसे बोलेगा राइट द सेल रिएक्शन, राइट द रिडॉक्स रिएक्शन, आप इस रिडॉक्स रिएक्शन को लिखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि पहला वाला क्या होता है, ये वाला क्या होता है, बोलिए एनोड। क्या होता है, एनोड। तो एट एनोड पे क्या होगा बताइए, एनोड पे क्या हो रही है, जिंक से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। जब जिंक से Zn+2 में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, कैथोड में क्या हो रही है, कैथोड में क्या होगा, क्योंकि पहला एनोड होता है, फिर सॉल्ट ब्रिज होती है, कैथोड होती है। कैथोड कहां से कहां में जा रहा है, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है। कॉपर +2 से कॉपर में जाएगा, यहां में चार्ज है +2, यहां में चार्ज है 0, चार्ज बैलेंस नहीं है। तो +2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो हो जाएगा चार्ज 0, तो ये दोनों बैलेंस हो गया। तो देखिए आपको ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए। रिएक्शन को ऐसे ऐड करना है कि दोनों का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ में है वो दिखाई नहीं दे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाना चाहिए दोनों रिएक्शन से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया जिंक, कॉपर +2 गिव्स Zn+2, और ये हो गया कॉपर। तो ये हम लोग का क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि जिंक से Zn+2 में जा रहा है, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये है रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल और देखेंगे आप लोग। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो ये कोई भी ये सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे लिखते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा इजी है, ध्यान देंगे। अगर मान लो आपका दिया है, सपोज हम लोग का दिया है, सपोज मान लो ए से A+3 में जा रहा है, B+2 से B में जा रहा है, आपको इसको रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग का क्या होता है, याद रखेंगे एनोड, फिर ये होती है सॉल्ट ब्रिज। क्या होती है, सॉल्ट ब्रिज। और ये जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। और कैथोड में क्या होती है, रिडक्शन होती है। क्या होती है, रिडक्शन होती है। एनोड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो आप बताइए ए से कहां में जा रहा है, A+3, तो ऑक्सीडेशन होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां में चार्ज 0, यहां में चार्ज 3 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +3 -3 0, चार्ज बैलेंस हो गया। तो ये हो गया हम लोग का एनोड में रिएक्शन ये होगी। अच्छा, कैथोड में क्या होगी, कैथोड में क्या है, B+2 से B में जा रहा है, मतलब B+2 से B में जा रहा है, रिडक्शन होगी। कैथोड में क्या होती है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां में चार्ज +2, यहां में चार्ज 0, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, तो ये रिएक्शन हो गई। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि ये रिएक्शन लिखते समय में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। इसका पहले जो था 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया था,
तो यहाँ में क्या करना है, आपको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों का इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करानी है। तो यहाँ में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग यहाँ में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन से 3 भी बनेगा। और दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होगा। तो यहाँ में क्या होगा, 2a क्या होगा 3b प्लस 2, फिर क्या होगा 2a प्लस 3 प्लस क्या होगा 3b। तो ये हम लोग का क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल कितना हो रहा है, 6। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।